देखिए, कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ जजमेंट नहीं होते, वो पूरी सोसाइटी को आईना दिखा देते हैं। एक ऐसा ही केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इस केस ने इंडिया को फोर्स किया कि वो वुमेन की डिग्निटी यानी कि महिला की डिग्निटी को ऑप्शन की तरह नहीं बल्कि एक फंडामेंटल चीज मान ले। To consider the dignity of a woman is not optional. It's something which is very much fundamental to the society to understand. अगर आप बिलीव करते हो कि वर्क प्लेसेस सेफ होने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप बिलीव करते हो कि वर्क प्लेसेस को सेफ होना चाहिए रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, तो इस डिस्कशन में और लंबा जुड़े रहिए, क्योंकि अवेयरनेस से ही प्रोटेक्शन की शुरुआत होती है। अवेयरनेस प्रोटेक्शन का पहला कदम होता है। इमेजिन करो कि तुम एक ऑफिस में काम कर रहे हो और हर रोज तुम्हें कोई जज कर रहा है, तुम्हें कोई टच कर रहा है, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, जानबूझकर, डेलिबरेटली। तुम कंप्लेन करना चाहते हो, लेकिन सिस्टम कहता है कि प्रूफ लाओ। 1997 से पहले इंडिया में वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में कोई भी प्रॉपर लॉ नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा केस हुआ, एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने सिर्फ कोर्ट का डिसीजन नहीं बल्कि करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। ये स्टोरी है एक लेजेंडरी सुप्रीम कोर्ट केस की जिसका नाम था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इस केस के बारे में काफी लोगों ने बहुत सुना होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, लेकिन इस चीज को थोड़ा कहानी के फॉर्म में समझते हैं। 1990 का भारत, 1990s का भारत, जहां एक वक्त ऐसा था जब गांव में महिलाओं की आवाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। वैसे आज भी बहुत कम दी जाती है कंपेयर टू दी मेन फोक, लेकिन फिर भी उस समय 90s में ये स्थिति और खराब थी। और इसी इंडिया में एक सोशल वर्कर हुआ करती थी, बहुत ही साधारण सी सिंपल सी महिला थी जो बस एक काम कर रही थी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वो आवाज उठा रही थी। लेकिन सोसाइटी को ये चीज पसंद नहीं आई। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाना चाहते हो, रिफॉर्म करना चाहते हो, तो उस सोशल स्ट्रक्चर से जो लोग बेनिफिट होते हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी लोग चेंजेस ज्यादा पसंद करते नहीं। सोसाइटी को ये पसंद नहीं आया और एक दिन ये औरत या ये महिला हमें सिखा। लोग क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि भाई एक महिला हमें सिखाएगी कि चाइल्ड मैरिज सही है या गलत, एक महिला हमें सिखाएगी कि हमारे ट्रेडिशंस कैसे होने चाहिए, एक महिला हमारे बरसों के ट्रेडिशन के अगेंस्ट में बोल भी कैसे रही है, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। और फिर उसके साथ वो हुआ जो शायद किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर ब्रूटल अटैक हुआ, उसकी डिग्निटी को, मान सम्मान को कुचल कर रख दिया गया। और ये सिर्फ एक महिला पर अटैक नहीं था, ये मैसेज था। ये मैसेज था कि जो भी महिलाएं हैं जिसके दिमाग में ये बात आ रही है कि उन्हें आवाज उठानी चाहिए, उनके दिमाग में डर बैठाना, उनके दिमाग में डर बैठाना, क्योंकि अगर उन्होंने आवाज उठाया तो उनका भी यही हश्र होगा जो इसका होने वाला था या हो रहा था। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट तो यह है कि सिस्टम साइलेंट था। 1990s में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स हो चुके हैं, 1990 में सोसाइटी ओपन हो चुका है, उसके बावजूद सिस्टम शांत था। एंड दिस वाज द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी। लोग सिंपैथी दिखा रहे थे, सिंपैथी, लेकिन प्रोटेक्शन, जस्टिस, सेफ्टी, इसकी बात कोई नहीं कर रहा था। कहीं कोई इसके बारे में आलोचना नहीं हो रही थी। और उस टाइम इंडिया में एक शॉकिंग रियलिटी थी कि अगर वर्क प्लेस पे किसी भी महिला के साथ हरासमेंट होता है या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके पास कोई प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन है ही नहीं, या उस समय थी ही नहीं। सो नो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, नो पॉश पॉलिसी, नो एचआर सेफगार्ड्स, समथिंग दैट वी हैव टुडे। सिर्फ जो चीज थी वो एक बेसिक साइलेंस। और सोसाइटी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि भाई कपड़े कैसे पहने थे उसने, या वो लेट से क्यों आ रही थी, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। विक्टिम को ही गिल्टी बना देना ये हमारे समाज में सालों से चला आ रहा है। हजारों महिलाएं डेली बेसिस पे हरास्ड होती हैं या हरासमेंट को फेस करती हैं, लेकिन कंप्लेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती?
क्योंकि उनको उनकी जॉब प्यारी है। उन्हें लगता है कि उसी को ब्लेम किया जाएगा, शायद उसकी जॉब चली जाएगी, शायद उसका करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके काफी सारे कमिटमेंट्स होंगे उसके परिवार के प्रति, कैरेक्टर असैसिनेट हो जाएगा। और सबसे डेंजरस लाइन कि चुप रहो और इग्नोर करो। दिस इज समथिंग दैट वुमेन आर यूज्ड टू लिसन, और वुमेन आर यूज्ड टू गेट दीज लाइन्स फ्रॉम देयर ओन फैमिली। शुरुआत वहीं से होती कि चुप रहो, इग्नोर करो। इग्नोर करना सबसे बड़ा वेपन होता है, लेकिन कुछ लोग चुप नहीं बैठते। एनजीओ, महिलाओं के जो अधिकार के लिए बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, उनके जो लॉयर्स हैं, सब एक साथ आए। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि when the executive and the legislations are not working properly, then the judiciary has to come and intervene. कई लोग कहते हैं क्या ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म है। जरूरी होती है कई बार जरूरी होती है, कई बार जरूरत पड़ जाती है। और फिर होता है एक पीआईएल का फाइलिंग करना, और फिर होता है एक पीआईएल का फाइल होना। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होता है और केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट के सामने एक बहुत ही सिंपल सवाल था, तो सवाल यह था कि कैन अ वुमन ट्रूली वर्क फ्रीली? कैन अ वुमन ट्रूली वर्क फ्रीली? एंड इफ यस, then if her workplace itself will be ensured safe, or if her workplace itself feel unsafe, what are the areas where she can go for justice, for raising a complaint? सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी की प्रोविजंस हैं उसके बारे में समझा, मतलब हर सिटीजन इक्वल है। उन्होंने आर्टिकल 19 को देखा, फ्रीडम टू वर्क, मतलब वुमेन को भी बिना डर के साथ काम करने की जो अधिकार है उसको मिलने चाहिए। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, यानी कि सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीना एक फंडामेंटल अधिकार है जो महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि एक सेफ वर्क प्लेस इज नॉट अ लग्जरी, एक सेफ वर्क प्लेस इज अ फंडामेंटल राइट। और वही मोमेंट था दोस्तों, वही मोमेंट था जब इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक परमानेंट चेंज हमें दिखा। इसीलिए 13 अगस्त 1997 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जो कि इतिहास बन गया, और पहली बार इंडिया में ऑफिशियली डिफाइन किया गया एक टर्मिनोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड द सेक्सुअल हैरासमेंट। कोर्ट ने कहा कि भाई ये हैरासमेंट सिर्फ फिजिकल टच से नहीं होता है, इट कैन इंक्लूड अनवांटेड टचिंग, सेक्सुअल कमेंट्स, dirty jokes, demands for sexual favors, showing pornography, or any verbal or non-verbal sexual behavior. और फिर कोर्ट ने बनाया विशाखा गाइडलाइंस, द रूल्स जो कि हर वर्क प्लेस को फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि every workplace must prevent harassment, every workplace must have a complaint committee जहां पे महिला जाके कंप्लेन कर सके if and when she faces such harassment. तीसरा, कमिटीज जो है that should be headed by a woman. विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना मैंडेटरी है। सोचो उस टाइम कोई लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस बना के दी और बोला कि जब तक पार्लियामेंट नया लॉ नहीं बनाती विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, तब तक ये गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे एज अ लॉ। और बूम, एंटायर कंट्री रातों रात बदल गई। उस जजमेंट के बाद मिलियंस ऑफ वर्किंग वुमेन को पहली बार ऐसा लगा कि शायद सिस्टम हमारे साथ खड़ा है, शायद सिस्टम हमारे लिए खड़ा हो सकता है। ऑफिसेस स्लोली पॉलिसीज बनाने लगे, कंपनीज कमिटीज बनाने लगे, महिलाओं ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया, डर कम होने लगा। लेकिन सच बोलूं तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है कंप्लीटली। आज भी हैरासमेंट्स होते हैं, आज भी कभी ऑफिस केबिन्स में, तो कभी इंटर्नशिप्स में, कभी फिल्म इंडस्ट्री में, कभी कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में। डिफरेंस बस इतना है कि आज महिला के पास एक लीगल आवाज है, एक वॉइस है, और वो वॉइस इस केस ने दिया। 2013 में इंडिया ने फाइनली लॉ पास किया, यानी कि 1997 के बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक
almost so many years, and in 2020 and in 2013 they came out with POSH Act, that is Prevention of Sexual Harassment at Workplaces. लेकिन इसका फाउंडेशन विशाखा गाइडलाइंस ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने वो काम किया जो सिस्टम सालों तक नहीं कर पाया। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन अभी भी बचा है कि 2026 में क्या महिलाएं ट्रूली सेफ फील कर रही हैं, या सिर्फ रूल्स बना दिए गए हैं, माइंडसेट में कोई बदलाव नहीं आया। इस सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, जरूर से आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इशू के साथ। नमस्कार।